हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। जब कभी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जापान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जापान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला एक धनी देश माना जाता है। जापान की अर्थव्यवस्था 1968 से 2010 तक अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर इसे चीन ने पीछे छोड़ दिया। 2016 में इसका जीडीपी 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और द्वितीय विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब के गिरने के बाद भी जापान ने जिस तरह से तरक्की कर खुद को अपने ही बलबूते पर खड़ा किया, वो दुनिया भर में एक मिसाल है। लेकिन सवाल ये है कि परमाणु हमले के बाद बिना संसाधनों के जापान दुनिया के कई बड़े देशों को मात देकर आखिर एशिया का सबसे विकसित देश कैसे बना। कैसे पूरी दुनिया में एशिया के इस छोटे से देश ने खुद की तस्वीर एक मेजर पावर हाउस के रूप में बनाई। आखिर कैसे ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और इटली जैसे इंपेरियल पावर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सफल हुआ, ये सवाल सभी के मन में कभी न कभी तो आता ही होगा। आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाबों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे जापान के एक विकसित देश बनने के उस रहस्य के बारे में जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, अच्छे से बैठ लीजिए और सुनते हैं जापान की शानदार कहानी। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। ये देश 4 बड़े और लगभग 6849 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। ये सभी द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जापान के सबसे करीब पड़ोसी देश चीन और कोरिया और रूस है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसके कुछ बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका एंड क्योटो है। जापान में हर साल लगभग 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं और इस देश के कई हिस्से पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जापान पलक झपकते ही खुद को पहले की तरह ही स्थापित कर लेता है। यही कारण है कि सूर्योदय का देश कहा जाने वाला जापान कई बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश जापान को ही माना जाता है। लेकिन जापान शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो जापान के इतिहास के बारे में सबसे पहले सदी के चीनी साहित्य में जिक्र मिलता है। शुरू से ही यहाँ के निवासी एक सम्राट के अधीन रहा करते थे। यहाँ चीन और कोरिया से बौद्ध धर्म आया, लेकिन शिंतो धर्म यहाँ से शुरू कायम रहा। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान में सबसे प्रमुख लिखने की कला भी चीन से ही जापान में आई। 8वीं सदी में नारा पीरियड में जापान का एकीकरण हुआ। इसी दौरान साहित्य का विकास हुआ और आर्किटेक्चर कला भी पनपी। सदी के अंत में हेयान सिविलाइजेशन का प्रभाव 12वीं सदी तक रहा। 12वीं सदी के अंत तक जापान में योद्धाओं का एक वर्ग सामुराई का जन्म हुआ, जिससे जापान में फ्यूडल एरिया की शुरुआत हुई, जो शोगुन के अंतर्गत रहा, जिसे सम्राट नियुक्त करते थे। इनके शासन को शोगनेट कहा जाता था, जो अगली 7 पीढ़ियों तक चला। इस दौरान कामाकुरा शोगनेट अनूठा रहा, जो कि 12वीं सदी के 8वें दशक तक चला। ये सैन्य तानाशाह होते थे और अपने वंश चलाते थे। इसी काल के जापानी इतिहास को इन्हें शोगन वंशों के कालों में बांटा जाता है। ऑफिशियली जापान का शासक जापान का सम्राट होता था, लेकिन वो सिर्फ नाम का शासक था, क्योंकि राजसी शक्तियां पूरी तरह शोगुन के नियंत्रण में थी। जब पुर्तगाली जापानियों से संपर्क में आने वाले पहले यूरोपीय शक्ति बने तो उन्होंने ब्यौरा दिया कि शोगुन का ठाट बाट भी पूरा राजाओं वाला होता था और वे खुले रूप से शासन करते थे। सम्राट को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से जापान का प्रमुख होने का आदर प्राप्त था। शोगुन इतने शक्तिशाली थे कि अगर कोई सम्राट उनकी बात न मानता तो वे उन्हें गद्दी छोड़ने पे मजबूर तक कर सकते थे। राज्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर भी कोटुगावा परिवार के लोगों को ही नियुक्त किया गया था। प्रमुख सामंत परिवार छोसु, सात्सुमा एंड तोसु प्रमुख शोगुन की इस व्यवस्था से खास नाराज थे। प्रमुख शोगुन की सामंत विरोधी नीति के कारण सामंतों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। उन्हें अपने सैनिकों की संख्या कम करनी पड़ी, जिससे सामुराई वर्ग में भी असंतोष फैल गया। वे अपनी इस स्थिति के लिए कोटुगावा परिवार को जिम्मेदार मान रहे थे। जनवरी 1867 में कोटुगावा केइकी नया शोगुन बना। वो प्रगतिशील विचारों का था और संघर्ष को टालकर मिलजुल कर काम करना चाहता था। मगर छोसु, सात्सुमा, तोसा और हिजेन सामंत परिवार किसी भी मूल्य पर शोगुन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उधर फरवरी 1867 में सम्राट कोमेई का निधन हो गया। नया सम्राट मुत्सुहितो गद्दी पर बैठा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी। 3 जनवरी 1868 को छोसु, सात्सुमा तथा उनके सहयोगी सामंतों की फौजों ने महल को अपने कब्जे में ले लिया और सम्राट की पुनर्स्थापना की घोषणा कर दी। सम्राट मेइजी नाम से सिंहासन पर बैठे। तोकुगावा केइकी ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया और अपना त्याग पत्र सम्राट के पास भेज दिया, लेकिन अन्य तोकुगावा सामंत इस नई व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मगर उनकी शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया गया और 12वीं सदी से चली आ रही शोगुन व्यवस्था का अंत 1868 ईस्वी में हुआ। नए सम्राट मोत्सुहितो मेइजी ने क्योतो के स्थान पर येदो को राजधानी बनाया, जिसका नया नाम टोक्यो रखा गया। 17वीं सदी की शुरुआत में तोकुगावा शोगनेट के काल से ही जापान अगले 2.5 सदी यानी एडो काल तक
साकाओको पॉलिसी के तहत दुनिया से दूर रहा। 19वीं सदी में अमेरिका ने जापान से संधि की, जिसके बाद जापान दुनिया के लिए खुल गया। ये तो थी जापान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जापान कैसे न्यूक्लियर अटैक की मार झेलकर भी अमेरिका जैसे देश के सामने खड़ा रहा। चूंकि अगस्त 1945 तक जापान द्वितीय विश्व युद्ध हार चुका था और इस बात की जानकारी अमेरिका और जापान दोनों ही देशों को थी। ऐसे में कुछ सवाल थे जो हर किसी के मन में लगातार उठ रहे थे कि कितने दिनों तक युद्ध चलेगा, जापान कब सरेंडर करेगा और आगे क्या होगा। जापान ने युद्ध लड़ना जारी रखा। उधर 1945 में ही अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण कर चुका था, जिसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन को मिल चुकी थी। जमीनी स्तर पर अमेरिका जापान को सरेंडर करा पाने में नाकाम साबित हो रहा था। जापानी अपने द्वीपों को बचाने के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार थे। इसके बाद अमेरिका ने अलग रणनीति बनानी शुरू की। बॉम्ब गिराने के लिए जापानी शहर का चुनाव बेहद ही ध्यान से किया गया। इसके लिए ऐसा शहर चुना गया जिससे पहले की गई बमबारी से कम नुकसान पहुंचा हो। टारगेट एक ऐसा शहर भी होना चाहिए था जहां सैन्य प्रोडक्शन किया जाता हो। इसके अलावा अमेरिका ने इस बात का भी ख्याल रखा कि टारगेट ऐसा शहर नहीं होना चाहिए जो जापानी संस्कृति का हिस्सा रहा हो। इस तरह हिरोशिमा का चुनाव किया गया और फिर 6 अगस्त 1945 को पहला न्यूक्लियर बॉम्ब शहर पर गिरा दिया गया। इसके 3 दिन बाद ही एक और न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे फैटमैन कहा जाता है, नागासाकी के ऊपर सुबह 11 बजे गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। सर्वे के मुताबिक नागासाकी में नुकसान बहुत कम हुआ क्योंकि ये बम एक घाटी में गिरा और उसी वजह से उसका असर ज्यादा नहीं फैला। लेकिन इन दोनों ही न्यूक्लियर अटैक में लाखों लोग मारे गए और आधे से ज्यादा जापान नष्ट हो गया। हमले के सालों बाद तक बच्चों को जन्म भी ठीक से नहीं हो पाया। दोस्तों, अमेरिका और जापान की दुश्मनी पिछले कई समय से चली आ रही थी। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका खफा हो गया था। इस हमले के बाद अमेरिका को पूरा विश्व एक अलग नजरिए से देखने लगा। कई देशों ने इस हमले के पीछे के कई कारण निकाले। जापान तो उस समय हार ही रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। जापान ने अमेरिका के सामने उस समय सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद जापान किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं और अपने देश को पहले की तरह खड़ा करने की कोशिश में जुट गया। और यहीं से शुरू हुई जापान के एक विकसित देश बनने की कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध में न्यूक्लियर अटैक के बाद टूटकर बिखर से गए जापान ने टेक्निक को अपना हथियार बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अमेरिका, रूस जैसे देशों तक को पीछे छोड़ दिया। 19वीं सदी के अंत में जापान की शक्ति बढ़ने लगी। पहले चीन और फिर रूस को हराने के बाद जापान ने ताइवान, कोरिया और रूस के सखालिन प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद अस्थिरता के दौर भी आया, लेकिन जापान की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बढ़ी और जब उसने चीन के मैनचूरिया पर कब्जा कर लिया, इसके बाद जापान ने लीग ऑफ नेशंस भी छोड़ दी। कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब जापान में खुलने लगे। पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर बनने का मूल मंत्र जापान ने ही दिया। अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए इस देश ने लोगों ने सिर्फ अपने यहाँ बनने वाले सामान को ही खरीदना शुरू किया। यहाँ के लोगों ने दुगनी मेहनत की। पूरी तरह से तबाह हो चुके जापान की धरती पर लोगों ने जितना हो सका उतनी खेती की। दरअसल अगर आज जापान विश्व के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है तो उसमें यहाँ के लोगों का ही योगदान सबसे ज्यादा रहा। इस देश के लोगों से ज्यादा कोई मेहनत कोई नहीं कर सकता। जापान में तो कभी कभी लोगों को दिन में 18 से 20 घंटे तक काम करना पड़ता है। वे रात को 2 बजे घर पहुंचते हैं और फिर सुबह काम पर निकल जाते हैं। ऐसा करने से यहाँ के लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होती। इतना ही नहीं, जापान के लोगों के पास खुद की गाड़ियां भी कम ही होती है। यहाँ के लोग मेट्रो ट्रेन में ही सफर करना पसंद करते हैं ताकि इससे उनके देश को फायदा हो। जापानी अपने बच्चों के मन में शुरू से ही देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। स्कूल के पहले 3 साल तो इस देश के बच्चे कोई एग्जाम भी नहीं देते। स्कूल में पहले 3 साल बच्चों में अपने से बड़ों के लिए रिस्पेक्ट और देश के लिए कैसे काम आना है, बस इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के स्कूलों में बच्चे अपने क्लासरूम्स और टॉयलेट्स को खुद ही साफ करते हैं। ऐसा करने से आगे चलकर अगर इन बच्चों को सड़कों पर जरा सा कचरा दिखाई दे तो उसे खुद ही साफ करते हैं। तभी तो जापान इतना साफ सुथरा देश माना जाता है, और वो भी बिना किसी सरकारी अभियान के। जापान के करीब 50 साल के इतिहास पर नजर डालें तो इनके प्रोडक्ट्स की वजह से जानलेवा हादसों का रिकॉर्ड 0 रहा। जापान के प्रोडक्ट्स की उम्दा क्वालिटी भी वहाँ के ब्रांड्स के मशहूर होने का सबसे बड़ा कारण है। जापान आज के दौर में बेहद स्टाइलिश, इनोवेटिव और अमेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जापान अपनी इसी कामयाबी को ग्लोबल टीवी चैनल्स पर एड्स के जरिए भी दिखाता है। यहाँ के लोगों के दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ क्रिएटिव ही चलता रहता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर पुराना वर्जन इस्तेमाल के लायक है भी तो उसका अपडेट वर्जन तैयार तुरंत ही कर लिया जाता है। होंडा पहली जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने 1986 में एक्वरा नाम से लग्जरी ब्रांड तैयार किया। सोनी ने अपने कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग भी जापान में शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में शुरू हुई इस कंपनी में आज तकरीबन 1.25 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसकी कुल संपत्ति है 16 खरब येन। होंडा, सुजुकी, यामाहा, कावासाकी, कैसियो, हिताची ये सभी बड़ी कंपनियां जापान
जापान की ही है। और बुलेट ट्रेन के बारे में तो आपको याद ही होगा। आपको बता दें कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान के पास ही है। जापान में कोई कम्युनल रियॉट्स देखने को नहीं मिलते। इस देश की लगभग सभी मजहब संस्थाएं पॉलिटिक्स से दूर रहती है। यहाँ पर लगभग 500 संप्रदाय हैं जो सरकार से किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं लेती और खुद को देश के बाकी मुद्दों से अलग ही रखती है। 1947 में जापान ने शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम शिक्षा का मूल अधिकार कानून के रूप में बनाकर उठाया। यह कानून देश के हर नागरिक को शिक्षा का मूल अधिकार देता था और इसके तहत हर व्यक्ति के विकास की रूपरेखा तय की गई थी। तभी से जापान ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जापान के पास सब कुछ है। कोई भी दूसरा देश जापान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वाकई में हमला झेलने के बाद आज जापान तरक्की के जिस मुकाम पर खड़ा है वो दुनिया के सामने मिसाल है। तो दोस्तों, ये है वो कारण जिसकी वजह से जापान इतना डेवलप्ड है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको जापान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।